of the earthquake? Actually, today morning about whatever the earthquake occurred in the Myanmar, it occurred in the longest fault in the Myanmar called a Sagaing fault, which length is 1200 kilometer. And this fault has generated many past earthquakes of all magnitude more than 7. This is not the first 7 magnitude. It is always generated the magnitude more than 7. Just like in the same places, it happens in 1956, that is magnitude 7.2. And again it happens in 1956, after that is in 1912. It is also generated magnitude 7.5. And this is again 7.5 in the same zone. That means this is a very highly seismic potential zone, जहाँ पर भूकंप होने की काफ़ी संभावनाएं के भूकंप जनित माना गया है। वो ये पूरा ही बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर यहाँ अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7 के होने वाले क्षेत्र में ही ये पड़ा है। पहले इनिशियली हम लोग ने मैग्नीट्यूड 7.2 मापा था इसका, लेकिन इसका रिवाइज करके 7.5 आया। जितना ज़्यादा होता है उसका एनर्जी कंटेंट उल्टी होती है और उसका डैमेज भी उतना ही ज़्यादा होता है, बशर्ते कि इसका फोकल डेप्थ जो है सैलो हो, ज़्यादा डीपर ना हो। और इसका भी डेप्थ जो है सैलो ही रेंज में रहा है, करीब जो 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में रहा है। तो ये इसलिए ज़रूरी है कि ये फॉल्ट कैसे सेस्मोजेनिक है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये सारी की जो है अवलोकन हम लोग ने कर रहे हैं। लेकिन गनीमत यह है कि जब ये मेन शॉक हुआ पहला सुबह में 11:50 में, जस्ट 12 बज के करीब कुछ ही सेकंड में ये अर्थक्वेक जो है आफ्टर शॉक जनरेट किया मैग्नीट्यूड 7 का। तो सो मैक्सिमम एनर्जी जो है आफ्टर शॉक 7 फर्स्ट ग्रेटेस्ट आफ्टर शॉक उसको रिलीज कर दिया। उसके बाद फिर तुरंत करीब 12:30 और 1 के बीच में एक और आफ्टर शॉक हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 5 था। अभी 4.9 का भी आफ्टर शॉक हुआ है। तो इसका मतलब कहने का 3 आफ्टर शॉक लगातार इसके हो चुके हैं। और इसका जो जितना डैमेज हुआ वो थाईलैंड के बैंकॉक शहर में इसलिए हुआ क्योंकि इसका जो सगाइंग फॉल्ट का जो मेन शॉक का रप्चर जब अर्थक्वेक हुआ और ये फटाल टूटने लगा तो ये बैंकॉक की तरफ बढ़ा, जिसके चलते वहां शेकिंग जो है काफी लोगों को महसूस हुआ। और वो इलुवियल बेल्ट है एक्चुअली बैंकॉक का, जहां पर काफी लिक्विफेक्शन के चांसेज होते हैं। जो बिल्डिंग के हाई राइज बिल्डिंग है उसके नीचे का जो पानी का सराव है वहां पर, और लिक्विफेक्शन के चलते बिल्डिंग जो है काफी स्ट्रक्चर जो बना है वो अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी को सहन नहीं कर पाया, इसलिए ये डैमेज वहां पर हुआ है। तो सर किस तरीके से अभी भी आगे और आफ्टर शॉक आने की उम्मीदें हैं वहाँ पे, और कि कितना इम्पैक्ट होगा वहाँ पे इस अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड? देखिए, जो भी मेन शॉक होता है 7.5 का, तो जनरली उससे मैग्नीट्यूड लेसर करीब लोग बोलते हैं कि 0.5 से लेकर 1.2 मैग्नीट्यूड तक नीचे तक आफ्टर शॉक आता है। तो आफ्टर शॉक की श्रृंखलाएं जो है 24 घंटा तक काफी बड़ा रहता है। तो अभी जो है रिड्यूस होके 4.9 पर आ चुका है। अब ये आफ्टर शॉक्स चलते हैं जहां जहां हीलिंग इफेक्ट होगा, सगाइंग फॉल्ट का शेकिंग के चलते जो छोटे छोटे फॉल्ट रीएक्टिवेट हुए होंगे उसका हीलिंग इफेक्ट जो होगा, तो वहाँ छोटे छोटे अर्थक्वेक आएंगे, आते आते एनर्जी रिलीज करेगा तो रिलैक्सेशन होगा। तो ये आफ्टर शॉक एक प्रक्रिया है मेन शॉक का जो चलता रहेगा। और ये आई थिंक 24 घंटे के अंदर में पता लग जाए कितना आफ्टर शॉक आया और किस रेंज पर आकर रुका है। अभी तक आज 1:10 तक 1:15 तक हमें 4.9 मैग्नीट्यूड का आफ्टर शॉक का रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पहला आफ्टर शॉक 7 था। तो 7 और 4.9 करीब 2 मैग्नीट्यूड का लेसर है। तो एनर्जी काफी रैपिड तरीका से रिलीज हो रहा है। और इम्पैक्ट की अगर बात करें, इम्पैक्ट काफी इसमें है कि यदि मान लीजिए कि बिल्डिंग कोई वो डैमेज स्थिति में है, जो मेन शॉक और फर्स्ट आफ्टर शॉक से नहीं गिरा है मगर क्रैक्ड हो गया, तो ये छोटा छोटा अर्थक्वेक आके भी उसको गिरा सकता है। इसलिए एहतियात ये बरतना पड़ता है कि कोई जो डैमेज्ड बिल्डिंग है वहां पर कोई न रहे, कोई ना जाए, एहतियात बरते और सीलिंग को देखे कि कैसा किस तरह की कंडीशन है पूरी। जो है यदि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उसको मिल जाए सर्टिफिकेट कि हाँ अब आप जा सकते हैं, तब आप जा सकते हैं। वरना जो बिल्डिंग डैमेज्ड हुए हैं, क्रैक्ड हुए हैं, उसकी पूरी मुआयना होनी चाहिए, काफ़ी इंजीनियरिंग इंस्पेक्शन होनी चाहिए, तभी अभी लोगों को वहाँ जाने के लिए इजाज़त देनी चाहिए। और ये काफ़ी डैमेज जो है जो वहाँ के म्यांमार का जो सिटी है वहाँ के छिंदविन बेसिन का, वो छिंदविन बेसिन होता है जो इरावदी नदी के बगल में ये पड़ता है, वहाँ पर काफ़ी जो है सब एलुवियल है, वो सारे आज एलुवियल फाउंडेशन है। इसलिए काफ़ी म्यांमार और बैंकॉक ये दोनों की काफ़ी जो है क्षति यहाँ पर रिपोर्टेड है अभी। लेकिन हमारे भारत के जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसे कुछ जैसे कि 2 स्टेट में, गारो मेघालय में और एक मणिपुर में, वहाँ भी मैग्नीट्यूड 4 और 3.9 के मैग्नीट्यूड के हुए हैं अर्थक्वेक। तो ये उससे ये आइसोलेटेड इफेक्ट है। हो सकता है कि शेकिंग जब हुआ होगा तो कुछ फॉल्ट जो है प्री मैच्योर्ड स्टेज में होंगे, जो कि इस शेकिंग के चलते जो है वो इजेक्ट कर दिया होगा अर्थक्वेक। तो ये काफ़ी अच्छा साइन है कि वो रिलीज कर दिया, वो फॉल्ट रिलैक्स हो गया।